Jai Hind everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to solve economics के पिछले 3-4 साल के questions and we will try to understand majorly most of the concepts जो कि repeat होंगे एग्जाम में इस साल भी, ठीक है. So let us start. तो CDS 1 2023 economics के क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले. तो क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, एक सेकेंड. अच्छा, you can meanwhile make notes out of these also and can revise it whenever the exams are approaching. According to census 2011, which of the following statements are correct? A person who can only read but cannot write is not literate. मतलब ये कह रहे हैं लिटरेट व्यक्ति वो होता है जो केवल रीड कर सके और लिख ना सके. ये गलत है भाई. लिटरेट की परिभाषा ये है कि 7 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और उसको रीड एंड राइट दोनों आने चाहिए, ठीक है. तो पहला हो गया गलत, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. दूसरा देखते हैं. पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट. तो ये बात मैं कह रहा था. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज 20. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन. सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन होती क्या है. देखो भाई, इन्फ्लेशन होती है एज इन हिंदी महंगाई. महंगाई कब बढ़ेगी बताओ? जब पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा होगा या कम? जब पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा होगा. लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. मुझे इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? लोगों के हाथ से पैसा निकालना होगा या फिर ले लेना होगा वापस. और जब मैं लोग कह रहा हूँ, मतलब जब मैं पीपल की बात कर रहा हूँ, तो मैं बैंक की भी बात कर रहा हूँ. अगर मैं बैंक से पैसा ले लूँ वापस, मतलब एज एन आरबीआई अगर मैं बैंक से पैसा खींच लूँ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन्फ्लेशन की, ठीक है. तो वी आर सपोज टू टेक मनी फ्रॉम बैंक. बैंक से मनी आ जाएगा आरबीआई के पास, तो इन्फ्लेशन कमज़ोर पड़ जाएगी. देखते हैं कैसे. विच कैन लीड टू, यहाँ तो लीड की बात हुई है, इस कंसेप्ट को भी काम आएगा लेकिन बाद में. इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है? रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटगोइंग सप्लाई. जब डिमांड मोर देन सप्लाई हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाती है भाई, ठीक है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ बार बार मांगी जा रही है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो बताओ क्या होगा? उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना ही क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड नहीं, इसमें तो डिफ्लेशन होती है. डिफ्लेशन मतलब महंगाई कम पड़ जाती है, ठीक है. मतलब महंगाई नहीं होती, घटती है बल्कि. रिडक्शन मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई कम होएगी, है ना. हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वही मैं बात कर रहा था. तीनों चीज़ क्या है? पैसा नहीं होना मतलब इकोनॉमी में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, इसका मतलब डिमांड करी नहीं जा सकती. चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिग्यूअसली एंड देयर बाय लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है. देखो भाई, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इसका मतलब ये है, अगर मैं 10 रुपए में एक टॉफी खरीद पा रहा हूं, तो अगर करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी तो 10 रुपए में मैं 2 टॉफी खरीद सकता हूं. मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, अगर तुम $1 देखो तो $1 में ज्यादा सामान आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल $3 या $4 में एक आराम से कुछ भी स्नैक आ जाएगा, ठीक है. लेकिन हमारे यहाँ के $3 में स्नैक नहीं आ सकता. समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट इज द डिफरेंस. एप्रिशिएटेड करेंसी में ये डिफरेंस होता है, ज्यादा सामान मांग सकता हूँ मैं एप्रिशिएटेड करेंसी से. वो कब हो सकती है? करेंसी एप्रिशिएट तब होगी, हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब वो कम अवेलेबल होगा. क्या होगा? कम अवेलेबल. मतलब मनी सप्लाई को अगर मैं रोक दूं इकोनॉमी में, अगर मनी सप्लाई क्या हो जाए? कम पड़ जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाती है, ठीक है. तो इस कंसेप्ट को तुम समझने की कोशिश करो. तो यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ ये लाइन तुम्हें जो मिल रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसों को कम कर दूं इकोनॉमी से, तो मेरी करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी. कम करेंसी से ज़्यादा सामान मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है. नुकसान क्या होगा या फायदा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ये डी पॉइंट हमारा सही है. इससे क्या हो सकता है? करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी. इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ. चलो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ज्यादा डेवलपमेंट में पैसा खर्च करूं एज गवर्नमेंट, यहां लिख देता हूं. चलो, अगर डेवलपमेंट में मैं ज्यादा पैसा खर्च करूं एज गवर्नमेंट, तो मुझे बताओ मेरा फिस्कल डेफिशिएट हो जाएगा. फिस्कल डेफिशिएट क्या है?
फिस्कल डेफिशिएट का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, उल्टा बता रहा हूँ, पर हाँ प्राइमरी डेफिशिएट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिएट का। बट द पॉइंट इज फिस्कल डेफिशिएट कब हो जाएगा, जब मेरी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी मेरी इनकम से। तो जब मेरी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी इनकम से तो मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा किससे लूंगा मैं, मान लो अपने यहाँ के बैंक से भी लूंगा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर से भी लूंगा। तो जब मैं फॉरेन इन्वेस्टर से कर्जा लूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उन्हें, मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा उन्हें कि भाई हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाओ। और वो ही लोग हमारी इकोनॉमी में पैसे लगाते हैं जिनको लगता है कि भाई इनकी इकोनॉमी में पोटेंशियल है। और पोटेंशियल कब दिखेगी, जब हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको देंगे या ज़्यादा खर्चा हम दिखाएंगे कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। तो समझ रहे हो, अब मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा तो इससे भी क्या हो जाएगा, मेरी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आना भी एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दिखाता है कि हमारे देश की करेंसी में दम है। समझ रहे हो, बढ़ते हैं आगे, पर तुम इसी लाइन को समझ लो ना अगर मॉनेटरी पॉलिसी। सो दैट इज इट। देखो ये काफ़ी अच्छे कठिन कंसेप्ट है तो इनको अच्छे से समझना है, वरना बेसिक नहीं कि वो छोटी मोटी चीज़ें क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है या और चीज़ें क्या होती है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिशिएंट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी हो जाना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब कम पड़ती है बताओ, कम पड़ने को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। जब एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर मैं पैसा खींच लूँ मार्केट से तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। जब पैसा मैं डालूँ तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग इन। डंपिंग होता है जब मैं अपने किसी प्रोडक्ट को जो महंगा है दुनिया भर में कहीं, तो मैं उसको सस्ते में किसी और कंट्री में डाल दूँ तो उसको बोलते हैं डंपिंग। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिशिएंट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, डेफिशिएंट स्पेंडिंग जब गवर्नमेंट करेगी तो कभी कभी क्या करते हैं इन्वेस्टर्स पैसा खींच लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन पॉइंट, तो उसे क्राउडिंग आउट बोलते हैं मेजरली। तो मुझे ये समझाना था, ठीक। क्राउडिंग इन क्या होता है, पैसा डालना, क्राउडिंग आउट क्या होता है, पैसा खींच लेना। चलो बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं है तुम्हें बताना है। पहले तो बात करते हैं नीति आयोग है क्या। देखो नीति आयोग ने रिप्लेस करा है किसको, प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ, 2014 में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। ये कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। उसके अलावा इसके पास कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है कि भाई किसी को ये डिक्टेट नहीं करा जा सकता कि हम इसे इतना फंड देंगे। उसके अलावा नीति आयोग जो है फेडरलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, मतलब सारी स्टेट्स को साथ लेके चलता है, तभी जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अंदर सीएम भी होता है, ठीक है। और नीति आयोग के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं प्लस 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन इसका बिल्कुल अपोजिट था। प्लानिंग कमीशन टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो करता था, फाइनेंशियल पावर होती थी उसके पास और फेडरलिज्म में बिलीव नहीं करता था वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, इम्पोजिंग पॉलिसी ऑन द स्टेट्स, नो फेडरलिज्म है क्योंकि, तो 1 तो कट गया। एलोकेशन ऑफ फंड एट नेशनल स्टेट, फंड देना भी उसका काम नहीं है तो 2nd भी कट गया, तो क्या बचा, 3rd बचा, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेटजीज, तो हाँ नीति आयोग को हम थिंक टैंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थिंक टैंक ऑफ द कंट्री। चलो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटेशन ऑफ द पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। मिक्स रेफरेंस, इस तेंदुलकर कमेटी ना बार बार आती है, 2009 के आसपास आई है शायद, ये मिक्स रेफरेंस लेके चलती थी और इसने लकड़वाला कमेटी को रिप्लेस करा था जो कि 1993 की कमेटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अलग कमेटी भी है जिसने सबसे पहले हमारे देश को कैलोरी डेफिशिएट प्रोग्राम बताया था कि कैलोरी के वेस्ट पे तुम गरीबी न आको, कि भाई जो रूरल के लोग हैं उनको 2400 कैलोरी दे दी गई और अर्बन के लोगों को 2100 कैलोरी में रखा गया, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग हैं, ये 1970s का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 71-72 होगा अलग कमेटी का। तो इस तरीके से पहले अलग आई, उसके बाद लकड़वाला आई, फिर तेंदुलकर कमेटी ने मिक्स रेफरेंस पीरियड को फॉलो करा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर सब मिशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के होते हैं 7 इंडिकेटर्स। कितने होते हैं, 7 इंडिकेटर्स। और उन 7 इंडिकेटर्स में एक है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कि हम ट्रेनिंग करवाएंगे। फिर है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ये भी दिलवाएंगे। फिर लेवरेज ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी है। तो तीनों इसके करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। देखो पोषण अभियान किसके रिलेटेड था, मदर और चाइल्ड के रिलेटेड था, ठीक है।
और ये आया है 2018 में। इसकी मेन बात क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा है साथ में कि मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर देंगे, है ना, और भी सैनिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो इन चीज़ों को ये साथ में लेके चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इतनी सारी चीज़ें ठीक करनी है एक साथ, तो क्या अकेला जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर एग्जांपल चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, क्या उससे ही काम हो जाएगा? नहीं, मुझे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की हेल्प लगेगी। तो इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस चाहिए होगा मुझे, है ना, हर मिनिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे पोषण अभियान को अच्छे से फॉलो करवाने के लिए। फिर है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ। बिल्कुल, पोषण अभियान की सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने एक पोषण ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करा था, जो कि अपनी ही चीज़ों को ट्रैक करने के लिए था। ठीक है, तो रियल टाइम ग्रोथ उससे पता लग जाती थी। तो बोथ द सिस्टम से बोथ द ऑप्शन का करेक्ट। ठीक है, देखो यार, मनी सप्लाई की बात कर रहा था मैं, तो हाँ, मनी सप्लाई कैसे कॉन्ट्रैक्ट करी जा सकती है उसको देखते हैं। मैंने बताया था हमें लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना होगा, आरबीआई को पैसा निकलवाना होगा बैंकों के हाथ में से, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट चार ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की बात हो रही है। अगर मैं टी बिल खरीद लूँ, किससे खरीदूंगा टी बिल में? मान लो एसबीआई स्टेट बैंक है, तो मैं पैसे पहुंचा दूंगा एसबीआई को। तो पैसे तो पहुंचाने नहीं है, पैसे तो लेने हैं, तो वन तो गलत हो गया। ठीक है, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल, अगर मैं सेल कर दूं और एसबीआई खरीद ले, तो एसबीआई से पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो लिक्विडिटी सक हो जाएगी, है ना, खींच ली जाएगी। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड को देखते हैं, थर्ड इज आई नॉट सीन। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना। फोर्थ को देखते हैं, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं परचेज कर लूँ फॉरेन एक्सचेंज एसबीआई से, मतलब मान लो एसबीआई के पास डॉलर है और मैं ले लूँ डॉलर, मैं इनको पैसे दे दूँ, तो इनको पैसे देना ही नहीं है, तो चौथा तो गलत है। तीसरा देखते हैं, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज सेल कर दूं और इनसे पैसा ले लूं, रुपी ले लूं, रुपी लेना है मुझे बेसिकली, तो हाँ, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। नैरो मनी, देखो भाई, नैरो मनी होता है M1, फिर ऐसे ही होता है ब्रॉड मनी, वो होता है M3। M1 में आता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, और M3 होता है M1 प्लस TD। सही बात है। चलो नैरो मनी ढूंढते हैं। नैरो मनी में क्या क्या आता है? करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, DD तो 1 2 हो गया, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट बैंक का डिपॉजिट नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अगर मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे बताओ, या मेरे इंपोर्ट बढ़ेंगे बताओ? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या इंपोर्ट बढ़ेंगे? मेरे हिसाब से तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। हिसाब से क्या, सही बात है, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे भाई, क्योंकि मेरे करेंसी जब कम पड़ जाएगी तो जो फॉरेन लोग हैं, फॉर एग्जांपल मान लो वो $100 लेके आए, तो पहले वो एक सेकेंड, मान लो $1 हमारे देश के 50 रुपए के बराबर था, लेकिन अगले दिन 60 रुपए के बराबर हो गई। इसे तो बोलते हैं डिवैल्यूएशन, समझ रहे हो? तो डिवैल्यूएशन करेंसी हो गई, तो अब वो सेम $1 में 60 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। समझ रहे हो तुम? तो ज्यादा सामान वो लेके जा सकते हैं। अब फॉरेन में सामान जाएगा, क्या होता है वो? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़िया, करेंसी डाउन, एक्सपोर्ट इंक्रीज, इंपोर्ट क्या हो जाएगा? इंपोर्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो करेंसी वैल्यू अगर घटेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देश के लिए कभी कभी अच्छा भी होता है करेंसी का डाउन हो जाना। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे अमेरिका से हम ज्यादा, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारा अमेरिका में इन कंपेरिजन टू इंपोर्ट, क्योंकि हमारी करेंसी डाउन है। समझ रहे हो? तो कभी कभी करेंसी गिरना ठीक भी होता है, और करेंसी को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करता है आरबीआई। आरबीआई अपने हिसाब से डाउन करता है, अपने हिसाब से बढ़ाता है उसको। आर द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इट लेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट, गलत, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, सही। तो 2 कहाँ पे अवेलेबल है? सी में अवेलेबल है केवल, हो गया, सही है, सही बात है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, करेंसी की वैल्यू घटेगी तो हाँ, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट सबसम्ड अंडर द जीएसटी। जीएसटी के अंदर इनमें से कौन सा टैक्स नहीं आता? तो कस्टम आता है, सेंट्रल सर्विस आता है, सॉरी एक्साइज आता है, सर्विस टैक्स आता है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स जो लगता है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता, वो अलग है। ठीक है, स्टेट अपना अलग लगाती है, सेंट्रल अपना अलग लगाती है। विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द GNI एज द मेजर? तो भूटान है भाई। भूटान क्या करता है? हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है हर साल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिस्कल डेफिशिएट, ये तो मैंने बताया था। फिस्कल डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिएट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर मुझे प्राइमरी डेफिशिएट निकालना है तो इंटरेस्ट पेमेंट को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, मान लो बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा होगा 2021-22 में, बताओ क्यों बढ़ा होगा। पहला रीजन देखते हैं, शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। सही बात है, क्रूड ऑयल के प्राइस उस टाइम पे इंक्रीज हुए थे, तो क्या WPI बढ़ेगा। मान लो ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे, होलसेल प्राइस क्या है, मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रक में तेल डलता है, ट्रक को इधर से उधर ले जाने का प्राइस बढ़ेगा, फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो। तो हाँ, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड। कोविड के बाद एक्टिविटी इकोनॉमिक कम हुई थी, ज़्यादा हुई थी, वैसे तो ज़्यादा हुई थी इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिक्रीज तो हुई भी नहीं थी इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड। ये तो स्टेटमेंट वैसे भी गलत है, समझ रहे हो। डिक्रीज इन इकोनॉमिक पोस्ट एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारा प्राइस गिर जाएगा, जाहिर सी बात है ना। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइस गिरेगा, तो इंक्रीज तो नहीं होगा, तो सेकंड तो गलत ही है, सेकंड गलत, सेकंड यहाँ गलत, तो 134 या 14 है ना। डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, हाँ मान लो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई, मान लो मैं अरब से सामान नहीं मंगा पा रहा, मैं किसी और से सामान नहीं मंगा पा रहा, मैं रशिया सामान नहीं बेच पा रहा, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी भी तो होंगी जो रशिया से हमारे देश में आती होंगी, अरब से आती होंगी, तो अगर वो कम पड़ जाएंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ की चीज़ों का दाम हमारे देश में बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो 3 भी सही है, 4 भी सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना, 134, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। What would be the impact on economy if the people start holding more currency in hand and less in deposit? More currency in hand and less in deposits. अगर लोग बहुत ज़्यादा करेंसी को अपने हाथ में रखें और डिपॉजिट कम करें उसको, तो क्या होगा भाई। देखो यार, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सबसे पहली बात, एक सेकंड, हाँ मनी मल्टीप्लायर की बात होगी ना। मनी मल्टीप्लायर बता देता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो मेरे पास RBI के पास, SBI के पास मान लो 100 रुपये थे, ठीक है। तो क्या थे, SBI के पास 100 रुपये थे। SBI को कहा जाता है कि 10 रुपये अपने बचा के रखो, इन 90 रुपये को मार्केट में उतारो, और इन 90 को 100, 150 जितने बना सकते हो बनो। 90 बनेंगे कैसे, इंटरेस्ट रेट लग के, समझ रहे। मान लो मैंने किसी को लोन दिया, वो प्रिंसिपल चला गया 90 का, वो बढ़ते 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 108 हो गया, कुछ और हो गया, 90 का 108 हो गया, फिर और बढ़ गया, ऐसे करते बढ़ते बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। और मेरा 10 रुपये अभी बचा ही हुआ है, समझ रहे। तो मतलब 100 रुपये मेरे 1-2 साल के अंदर क्या हो गए, 120, 130, पैसा मैंने छापा नहीं, फिर भी 120, 130 हो गए, तो कितनी बड़ी बात है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होगा। अगर ये क्या कह रहे हैं, इफ़ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड, अगर वो हाथ में ज़्यादा करेंसी रखेंगे, ज़्यादा करेंसी हाथ में रखेंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 10 रुपये डिपॉजिट के थे, 90 रुपये ये हैंड के थे। अगर मैं 90 की जगह 99 कर दूँ और यहाँ पे 1 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। मनी मल्टीप्लायर होगा डिक्रीज। जितना ज़्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा मनी मल्टीप्लायर बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसका होगा 66 का बी। इस क्वेश्चन को तुम देखना एक बार, है ना, मुझे बताना इसका क्या सही है, मैं कंफ्यूज इसमें, तो बताना कौन सा सही है इसमें, इन दोनों में से होगा। चलो कोई नहीं, 67 चलते हैं। SDG, कितने SDG होते हैं हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट नीति आयोग, 17 SDG होते हैं, सही बात है। 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य था और ये दूर दूर तक होते हुए दिख नहीं रहे। इनमें से कौन सा SDG नहीं है, तो 0 हंगर पे लेके आना है पूरी दुनिया को, सही बात है। अफ्रीका वगैरह, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं, तो उनको लेके आना है, तो ये तो है। पानी सब तक पहुंचाना है, ठीक है, ये भी है। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है, तो ये भी सही है, तो ये पार्ट नहीं है उसका, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीजेस। मार्केट सप्लाई किसी प्रोडक्ट की कब बढ़ती है बताओ, जब उसकी डिमांड होती है, सही बात है। लेकिन और भी फैक्टर्स बनते हैं जब उसकी मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है। मान लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की वैल्यू कम हो जाए तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब तुम पूछोगे कैसे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। मान लो लेबर सस्ता हो गया, लैंड सस्ता हो गया, कैपिटल सस्ता हो गया, तो क्या सेम अमाउंट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ।
तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो मैं क्या करूँगा, सप्लाई इंक्रीज ही करनी पड़ेगी, मुझे भेजना पड़ेगा सामान मार्केट में। तो सेकंड ठीक है, सेकंड किस में सारों में ऑलमोस्ट, लेकिन वन ठीक नहीं है भाई। प्राइस बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई, सॉरी मार्केट सप्लाई तो हो ही नहीं सकती। किसी प्रोडक्ट का प्राइस मैं बढ़ा दूँ, उसकी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, सप्लाई घटेगी, तो वन तो वैसे ही गलत है। वन कहाँ ये घट गए सारे। सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। लेकिन तुम इस थर्ड में कंफ्यूज हो सकते हो, प्राइस ऑफ अदर गुड डिक्रीज, कि अगर मान लो दो प्रोडक्ट है P1 एंड P2, कि अगर P2 का प्राइस बढ़ गया, सॉरी घट गया, तो हमारा कैसे सामान ज़्यादा बिक रहा है ना। P2 का सामान ज़्यादा बिकना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हम डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। तुम डिमांड के हिसाब से सोचोगे शायद इसको। देखो P2 की अगर क्या बोल रहे थे, प्राइस ऑफ अदर गुड डिक्रीज, हाँ P2 का अगर प्राइस घट जाता है तो मैं क्या करूँगा, उस पर लैंड लेबर कैपिटल कम खर्च करना शुरू कर दूंगा, यार उससे तो प्राइस ही नहीं मिल रहा मुझे, समझ लो। तो मैं वो जो सेम लैंड लेबर बचेगा मेरे पास एक्स्ट्रा, मैं उसे P1 में लेके आ जाऊँगा। तो जब मैं P1 में एक्स्ट्रा लैंड लेबर लेके आऊँगा, कैपिटल लेके आऊँगा, तो P1 की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। P1 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मुझे मार्केट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। तो हो गया तीसरा ऑप्शन भी सही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ सही है। सबसे पहले तो ऑप्शन 2400-2100 वाला तुम्हें दिख रहा होगा, 2400 पर पर्सन रूरल बता के आया था ऊपर में, 2100 पर पर्सन अर्बन। ठीक है, तो ये तो सही है, सेकंड सही है इन दोनों में। वाई डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इंडिया मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, सही बात है भाई। फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, जूते, ये सब कुछ देखना होता है आजकल, क्योंकि जो तेंदुलकर कमेटी थी ना, उसने और प्लानिंग कमीशन दोनों ने ये कहा था कि हमें मल्टीपल चीज़ों को देखना चाहिए जब हम क्या करें, पॉवर्टी को डिटरमाइन करें। तो बोथ 1 और 2। ठीक है, CDS 1 2024 की इकोनॉमिक्स, ये लास्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद तुम फ्री एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जब हम 2026 तक कर लेंगे क्वेश्चंस। चलो देखते हैं सबसे पहले इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जीडीपी डिफ्लेटर, पहले तो बात जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। जीडीपी डिफ्लेटर से ही मुझे पता लगती है इन्फ्लेशन कितनी है। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर ही क्या होता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड है, मतलब मल्टीपल चेंजिंग बास्केट लेते हैं हम, उसमें अलग अलग चीज़ों को क्राइटेरिया बनाते हैं और तब हमारी जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आती है। तो ये है जीडीपी डिफ्लेटर, ये बेस्ट मेथड है इन्फ्लेशन को पहचानने का। इनमें से क्या करेक्ट है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट, नहीं चेंजिंग बास्केट, तो ये तो गलत हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द क्या भाई, इन्फ्लेशन के काम है मेन तो इसका, तो ये भी गलत। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। Which of the following statement are correct? A price index captures the change in the average price of a constant basket of. A price index captures the change in the average price of a constant. Price index और ऊपर GDP डिफ्लेटर में अंतर है। तो जो प्राइस इंडेक्स है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बास्केट होती है हमारे पास कॉमोडिटीज़ में, मतलब फिक्स हम कुछ कॉमोडिटीज़ को लेके चलते हैं और उनके प्राइस से एनालाइज करते हैं कि हमारा प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घट रही है या बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन ठीक है। प्राइस इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द GDP डिफ्लेटर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स टेक्स वैल्यू 100 रुपये हुई, अगले साल 110 हुई, अगले साल 121 हुई, तो यहाँ पे 10% बढ़ गया, यहाँ पे भी 10% बढ़ गया इन्फ्लेशन। तो ये क्या दे रखा है इन लोगों ने कि देन द इन्फ्लेशन रेट इन द सेकंड इज 10 एंड थर्ड इज 21। थर्ड में भाई 10। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने बेस से मान लिया, तो बेस ईयर नहीं मानते यहाँ पे, है ना, प्रीसीडिंग ईयर को लेते हैं प्राइस इंडेक्स में। क्या करते हैं प्राइस इंडेक्स में, प्रीसीडिंग ईयर से हम देखते हैं महंगाई, प्रीसीडिंग ईयर से देखते हैं महंगाई, तो ये भी सही है। ठीक है, सॉरी ये गलत है, तो 1 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ इंडियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व इन हेल्ड इन फॉरेन करेंसी। रिजर्व मतलब यहाँ पे हमारे जो डिपॉजिट्स हैं ना, जो हम FDI की बात करते रहते हैं, वो किस में मेजरली, तो 4 चीज़ों में हमारा मेजरली रिजर्व्स होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम क्या रिजर्व करते हैं या किस चीज़ में रिजर्व होता है हमारा, फॉरेन करेंसी में होता है। ठीक है, और एक और बात, उसके अलावा गोल्ड में भी होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बिल्स वगैरह होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो फॉरेनर्स के, उसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन अब इस फॉरेन करेंसी को मैं अपने देश में रखूंगा ना जब, तो दिक्कत वाली बात कर जाएगी। या फॉरेन करेंसी को मैं अपने बैंक में रखूंगा, दिक्कत है उससे। मुझे फॉरेन करेंसी शायद कुछ पैसा कमा लेना चाहिए, या फिर फॉरेन करेंसी को मुझे उस जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर मुझे कुछ रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो इस फॉरेन करेंसी को रखने के लिए बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं RBI को। ऐसा नहीं कि RBI फॉरेन करेंसी आ गई भारत में
तो वो भारत में ही रह लेगी, है ना। तुमने जनरली देखा होगा, ऐसा नहीं होता कि भाई शिप लेके आ रही है डॉलर को, फॉर एग्जांपल इंडिया ने कुछ सामान बेचा बाहर और एक शिप में डॉलर भर के आ रहे हैं कि भाई ये लो अपने डॉलर्स, ऐसा नहीं है। हमें एक शायद एक रिसिप्ट मिल जाती है और जो फॉरेन बैंक है उनके पास ही डॉलर्स रहता है हमेशा। हमें जब पे करना होता है तो हम उनको भेज देते हैं स्विफ्ट मेथड के थ्रू कि तुम पैसा कटवा देना, और वहां से पैसा कट जाता है। इसलिए तुम देखोगे जनरली स्विफ्ट मेथड चलता है पूरे के पूरे डॉलर सिस्टम में। स्विफ्ट मेथड से पूरी की पूरी इंटरनेशनल करेंसी वर्क करती है, और जो स्विफ्ट मेथड या स्विफ्ट मेथड जिसको ब्लॉक कर दे वो पूरी की पूरी अपनी इंटरनेशनल करेंसी खो देता है, जैसे कि रशिया के साथ हुआ था। तुमने देखा होगा जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा तो स्विफ्ट ब्लॉक्ड देम बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स, एंड जिसके कारण रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो हमारी मेजरली करेंसी फॉरेन में ही रहती है। अब फॉरेन में भी रखने के उसके चार्ज लगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्मार्टली फॉरेन करेंसी को ही उनकी ट्रेजरी बिल्स या उनकी सिक्योरिटीज खरीद के पैसा कमा लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना इंटरेस्ट रेट हमें उससे मिलता है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ जाता है उनको सिक्योरली फॉरेन में रखने के लिए, ठीक है। तो ये है फॉरेन करेंसी की बात, रिजर्व्स की बात। मोस्ट ऑफ इंडिया रिजर्व इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, सही बात है। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, नहीं ये तो गलत बात है भाई। फॉरेन करेंसी रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डेड इन जीएसटी इज नॉट करेक्ट। 115 अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें एल्कोहल और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया था, सही बात है। 122 अमेंडमेंट में एल्कोहल को बाहर रख दिया लेकिन जीएसटी के अंदर और सारी चीज़ें ले आए वो। ऑप्शन नंबर सी, प्रीशियस मेटल और टैक्स रेट ऑफ 1% अंडर जीएसटी। प्रीशियस मेटल का मतलब गोल्ड, प्लेटिनियम वगैरह, तो ये होते हैं भाई 3%। डायमंड सही लिख रखा है इन लोगों ने 0.25%, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बात है जो द फॉलोइंग तेंदुलकर कमेटी में पढ़ा क्या है वो ऊपर इस क्वेश्चन को तुम खुद अटेम्प्ट करना एंड प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर इन द ऑप्शंस थ्रू द ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट कर देना भाई इसका आंसर। एंड इसी तरह की हम और भी वीडियोस करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूपीएससी सीडीएस के पीवाईक्यू, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी बनना है वैसे तो अभी, पर कोई नहीं। चलो इसका तुम आंसर बता ही दोगे। चलते हैं नेक्स्ट में। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर नॉट शेयरेबल विद स्टेट। देखो भाई, जब हम पेट्रोल से कुछ पैसा कमाती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको 3 भाग में बांटती है, बेसिक एक्साइज, एडिशनल एक्साइज और स्पेशल एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज क्या होती है, शेयर करती है वो स्टेट के साथ। एडिशनल एक्साइज नहीं करती शेयर, और स्पेशल भी नहीं करती वो शेयर। तो ये दोनों हो गए गलत, फर्स्ट हो गया सही, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 और 3। लेवल ऑफ पर कैपिटल जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो तुम्हें पता ही होगा भाई, पर कैपिटल इनकम किससे डिटरमाइन होती है। वर्किंग एज कितनी होती है, 15 से 64 हमारे देश में। वर्क पार्टिसिपेशन, कितने लोग काम करना चाह रहे हैं। पर वर्कर प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तीनों से हमारी डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट बात है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M1। ये तो बता दोगे तुम, ऊपर समझाया था मैंने अच्छे से, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देना भाई। M1 M3 दोनों समझाए थे, इसका आंसर बता देना मुझे। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया की बात करते हैं हम। इम्पोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड इन द कैलकुलेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सही बात है। जब जीडीपी हम निकालते हैं तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, कंजम्पशन प्लस इनकम प्लस एक्सपेंडिचर वाले मेथड में, ठीक है। नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम द अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एनएफआई मतलब फॉरेन से कमाई हुई इनकम जोड़नी है मुझे, नहीं भाई ये नहीं होता। जीएनपी में होता है वो, नेशनल में होता है, ठीक है, डोमेस्टिक में नहीं होता। डोमेस्टिक में एनएफआई माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मुझे जीएनपी पे जाना है तो जीएनपी पे जाने के लिए मैं जीडीपी प्लस एनएफआई ये कर सकता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है इन लोगों ने, इन्होंने क्या बोला है, नेट फैक्टर एनएफआई को जीडीपी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। तो ये गलत है। नेट फैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद जीडीपी, इट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल जीएनपी इज कंसिडर, ठीक है। जीएनपी के टाइम पे इसको कंसिडर करा जाता है, जीडीपी के टाइम पे इसको कंसिडर नहीं करा जाता, ये गलत है, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, क्योंकि वो पहली बार में जब परचेज करे गए होंगे तभी जीडीपी के अंदर आ गए होंगे। इन्वेंट्रीज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, सही बात है। इन्वेंट्रीज हम स्टॉक जितना होता है हमारे पास एक्स्ट्रा
उसको काउंट करते हैं।